नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वदेश दीपक जी द्वारा रचित कहानी तमाशा। दोस्तों, हमारा नया चैनल रहस्य रोमांचक, जिसमें रहस्य रोमांच से भरी कथा की कथाएं हैं, हर सप्ताह आपको एक नई हॉरर और भूत की, पुराने साहित्यकारों की भूत की कहानियां, चर्चित भूत की कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप हमारे नए चैनल रहस्य रोमांचक कहानियों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं स्वदेश दीपक जी द्वारा रचित कहानी तमाशा। वह अधेड़ उम्र का आदमी बड़ी देर से किसी साएदार पेड़ की तलाश कर रहा था। उसका 8 साल का लड़का बड़े थके थके कदमों से बाप के पीछे पीछे चल रहा था। उसके गले में एक छोटा सा ढोल पड़ा हुआ है, जिसे वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथों से पीट देता है। जब भी कोई पेड़ नजदीक आता तो वह बड़ी तरसती निगाहों से उसे देखता कि शायद बापू इसके नीचे ठहर जाए, लेकिन नहीं, पेड़ बड़ा है तो साएदार नहीं, और अगर साएदार है तो छोटा है, मजमा लगाने लायक नहीं। बाप ने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है। इसके लटक रहे सिरे से वह बार बार मुंह और गर्दन को पोंछ लेता है। इनके पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड चला आ रहा है। बाप बार बार पीछे मुड़कर पीछा करते लड़कों को देखता है और खुश होता है। खेल तमाशा देखने वाले यह छोटे छोटे दर्शक ही भीड़ को बढ़ाने में मदद देते हैं। अभी सुबह के 10 ही बजे हैं, लेकिन सूरज, गर्मियों का सूरज, सेना की हरावल पंक्ति के आगे चलते हुए किसी क्रुद्ध सेनापति की तरह लंबी लंबी छलांगे लगाकर ऊपर चढ़ाया है। सूरज चारों तरफ बड़ी देर से तीखी और गर्म किरणों की बर्छियों और किरचे बरसा रहा है। छोटे लड़के के गले में पड़ी ढोल की रस्सी पसीने से भीग गई और उसके गले में गर्दन में खारिश हो रही है। उसके गाल पिचके हुए हैं और बारीक मशीन से कटे सिर के छोटे छोटे बाल कांटों की तरह सीधे खड़े हैं। सूरज की निर्दय गर्मी ने उसे पीट डाला है। पिछले कई मिनटों से उसने ढोल पर थाप नहीं दी, और बाप किसी जंगली सुअर की तरह गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करता है और तीखी आवाज में कहता है, ढोल क्या तेरा बाप बजाएगा? बड़ी मशीनी हरकतों से लड़का दोनों हाथों से ढोल को पीटना शुरू कर देता है। सेनापति सूरज इस छोटे से नगाड़े की आवाज को सुनकर थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। आक्रमण की मुद्रा में लड़के के बिल्कुल चेहरे के सामने तेज, चमकदार और गरम गरम तलवार लपलपाने लग पड़ता है। सामने नीम का एक बड़ा सा पेड़ है। इसके आसपास कुछ रेड़ियों वाले कुछ खोखे और चंद पक्की दुकानें। बाप के कदम इस ओर बढ़ते देख लड़के की पतली लकड़ियों जैसी टांगे आखिरी हल्ला मारती हैं और वह छोटी सी दौड़ लगाकर बाप के आगे निकल जाता है। पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह गले में पड़ा ढोल उतार देता है और पेड़ के तने के साथ पीठ लगाकर तेजी के साथ फेफड़ों में हवा भरने लगता है। लेकिन वह किसी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो उसकी जिंदगी में रोज ही होता है। आने वाले तमाशे के सारे दृश्य और इनके कटे हुए टुकड़े लड़के के दिलो दिमाग में पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए दूसरे लड़कों की तरह ना ही उसे इस तमाशे के प्रति कोई उत्सुकता है और ना ही इसमें कोई रस। अब वह अपने होठों पर बार बार जबान फेर रहा है। इधर उधर किसी डरे हुए चूहे की तरह गर्दन मोड़कर देखता है। कहीं कोई नल अथवा पंप दिखाई नहीं देता। बाप की तरफ देखता है। वह बड़ी सी गठरी को खोल रहा है। तमाशे का साजो सामान जो बाहर निकालना है, बाप से पानी के लिए कहे कि ना कहे। फिर वह बाप से कुछ न कहने का फैसला कर लेता है। चूल्हे में जलती लकड़ी, बाप का इसे खींचकर बाहर निकालना और हवा में अपने बचाव में उठे माँ के दोनों हाथ, ये सारी की सारी ताजा घटनाएं उसे आतंकित कर देती हैं। बाप ने पेड़ के नीचे सफेद चादर बिछा दी। लड़के की तरफ उसकी पीठ है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि 2 छोटी छोटी आंखें उसकी पीठ में सुराख किए डाल रही हैं। किसी जानवर की तरह आसपास के वातावरण को ग्रहण करने, किसी के शरीर की उपस्थिति को महसूस करने की शक्ति उसकी गर्दन को लड़के की ओर मोड़ देती है। कैसे मुर्दों की तरह बैठा है? बाप मर गया है क्या तेरा? उठ, सामान चादर पर रख। उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास के लड़के खड़े जो थे धमक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पानी पीना है तो उठ, जाकर पी ले, किसी रेडी वाली से मांग ले, तेरा बाप कुआं खुदवा देगा क्या? जा, माँ की तरह नखरे करता है। लड़का किसी मरियल कुत्ते की तरह कमर का सारा जोर टांगों पर डालता है। किसी धीरे चल रही फिल्म की तरह उसका जिस्म टुकड़ों टुकड़ों में हिलता है और वह पास की कुलचे छोलों की रेडी की ओर बढ़ जाता है। बाप अब थैले से चीते का सूखा मरा हुआ सिर निकालता है। उसे याद आया, कई साल पहले 5 रुपए में चीते का यह सिर एक बूढ़े मदारी से उसने खरीदा था।
बार बार हाथ लगने से इस मुर्दा सिर के बाल झड़ गए। सूखे हुए जबड़ों में से तेज नुकीले दांत बाहर निकल गए। आंखों की जगह नीले बिल्लौर है जो एक मरी हुई निर्दयता से उसकी ओर घूर रही है। चीते का मरा हुआ मुंह खुला हुआ है। उसकी निगाह इस अंधेरी गुफा में पड़ती है और बीवी का बीमार लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा और जोर से गुर्राता है, दहाड़ता है और उसकी ओर झपट पड़ने के लिए छलांग लगाने की मुद्रा में अपने शरीर को सिकोड़ने लग पड़ता है। वह डर गया और झटके के साथ मरे हुए सिर को सफेद चादर के नीचे रख दिया। चूल्हे से खिंची हुई जल रही लंबी लकड़ी और बचाव के लिए हवा में उठे घरवाली के दोनों हाथ चीते के मुंह से निकलकर जैसे उस पर आक्रमण कर देते हैं। इस शहर में आए हुए उसे 3 दिन हो गए। शहर से बाहर बड़ी सड़क के किनारे उसने अपना फटा हुआ तंबू गाड़ा था। छोटा लड़का आसपास घूमकर सूखी टहनियां चुन लाया था। घरवाली 4 ईंटों का चूल्हा तंबू के बाहर बना देती है। वह बैठा चिल्लम पीकर थकावट उतारता है। घर की सारी जायदाद, लोहे का बड़ा सा ट्रंक, तमाशा दिखाने का सामान और जानवरों के कटे हुए सिर, यह सब कुछ उसे उठाकर पैदल चलना होता है। इसलिए तंबू गाड़ने के बाद वह दूसरा और कोई काम नहीं करता। घर के तीनों सदस्यों का काम बटा हुआ है। उसका तथा लड़के और घरवाली का सारा जीवन शहर दर शहर घूमते और फेरी लगाते हुए बीतता जा रहा है। शहरों में 3-4 बार तमाशे दिखाने के बाद उसे अगली यात्रा के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि दर्शक बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। पिछले कई सालों से घंटों गला फाड़ने के बाद, छोटे छोटे करतब दिखाने के बाद भी 3 आदमियों का पेट भरना दुश्वार हो रहा है। और फिर भीड़ को भी कड़े वक्त ने चालाक और जमाना साज बना दिया है। सांप नेवले की लड़ाई के अंतिम दृश्य के साथ तमाशा खत्म होना होता है। इस मौके के आते ही लोग धीरे धीरे खुसकना शुरू कर देते हैं। बचे हुए चंद लोग बड़ी बेदिली से चंद सिक्के फेंक कर राह लग जाते हैं और अगले दिन की भूख और खाली पेट की यात्राएं। भूख का यह दानव किसी भी शहर में दम नहीं लेने देता। किसी घुड़सवार की तरह लोहे के नोकदार जूते से लगातार एड़ मारता रहता है। पहली शाम घरवाली ने लोहे का ट्रंक खोला, छोटी सी पोटली बाहर निकाली। उसे खोला तो केवल पाव भर आटा निकला। 2-2 रोटी उनके हिस्से में आई और एक लड़के के। उसने 4 गिरोहियों में रोटी खत्म कर दी और माँ को घूरकर बोला, रोटी और दे। अरे बस खत्म हो गई, अपने हिस्से की तूने खा ली? नहीं, अभी भुक्का हूँ और खाऊंगा। बड़बड़ मत कर, सुनना नहीं, रोटी खत्म है। लड़कर एक झटके से लड़का उठ जाता है। वह कोई चीज उठाकर माँ को मारना चाहता है, लेकिन बाप की घूरती हुई आंखें देखकर उसने इरादा बदल दिया। वह तंबू से बाहर आ गया। अन्न की बास पाकर एक मरियल सा कुत्ता तंबू के बाहर प्रतीक्षारत आंखों के साथ बैठा है। लड़का दबे पांव कुत्ते के पास से गुजरा और थोड़ी दूर जाकर उसने ईंट का एक चौकोर टुकड़ा तलाश कर लिया। उसने हाथ हवा में लहराकर 2 बार निशाना साधा, फिर पूरी ताकत से ईंट का टुकड़ा कुत्ते की गर्दन पर दे मारा। एक लंबी टैंक के साथ कुत्ते ने उछाल भरी और वहां से भाग खड़ा हुआ। दूर जाकर तंबू की तरफ और मुंह करके वह लगातार वातावरण को घायल करता रहा। लड़के का गुस्सा और भूख दोनों खत्म हो गई। उसकी कल्पना में इस वक्त कुत्ता नहीं, माँ है, जिसकी गर्दन पर रोटी न देने के जुर्म में उसने ईंट का टुकड़ा दे मारा। सुबह होने पर बीवी ने ट्रंक के कोने से एक मैला कुचेला रुपए का नोट निकालकर उसे दिया। आटा लाने को कहा। वह शहर की ओर चल पड़ा। कैसे दिन आ गए। छोटा था तो अपने मदारी बाप के साथ जमुरा बनकर तमाशे के लिए जाया करता था। लोग तमाशा देखते थे और बड़ी फराक दिली के साथ सिक्के फेंकते थे। उसे आज भी याद है, सफेद चादर बिखे हुए सिक्कों से अट जाया करती थी। वापसी पर बाप उसे गुड़ की बनी हुई रेवड़ियां खरीद कर दिया करता था और अपने के लिए शराब का अद्धा लिया करता था। माँ चूल्हे पर फुल्का उतारा करती थी और वह कड़कड़ करती रेवड़ियां खाया करता था और बाप शराब पीकर मस्ती के आलम में एक हाथ कान पर रखकर हीर गाया करता था। और अब तो आटे के लिए ही पैसे नहीं पूरे पड़ते। लड़का और रोटी मांगता है, घरवाली ताने देती हैं, गालियां देती हैं और वह उसे पीटता है। बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि सारी की सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। कहीं पर कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता। खरीदने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं बच रहा। अपने मैले कपड़ों और तेल चू रहे बालों और फटीचर हाल के कारण उसे दुकान के अंदर घुसने से हमेशा डर लगा है। वह जब तक बाजार में 3 चक्कर काट चुका है, किसी के आटे की दुकान का पता पूछते हुए उसे डर लग रहा था। आखिर साहस करके एक रिक्शे वाले के पास ठहरता है। आटा कहाँ मिलेगा? क्या कहा? आटा? जा भाई अपना रास्ता पकड़, क्यों सवेरे सवेरे मखौल करता है? उसे बड़ी हैरानी हो रही है। आटा खरीदने के लिए पूछने पर यह आदमी मखौल क्यों समझ रहा है? लोगों को क्या होता जा रहा है? रिक्शा वाला बुझी बीड़ी को फिर से जलाता है। उसके चेहरे पर छाई परेशानी और बदहवासी को देखता है और दांतों से बीड़ी का एक सिरा काटकर कहता है, इस शहर में आटा नहीं मिलता। अब वह मुंह खोलकर बेवकूफों की तरह रिक्शे वाले की ओर देख रहा है। सोच रहा है क्या जमाना आ गया है, गरीब भी गरीब का मजाक उड़ाने लगा। वह हार मान गया और सिर झुकाए खड़ा रहा।
रिक्शा वाला झटके से बीड़ी सड़क के बीच फेंक कर कहता है, भाई मैं सच कह रहा हूँ, अब तुम्हें किसी की दुकान पर आटा नहीं मिल सकता। आटा बेचने और गेहूं खरीदने का काम अब सरकार के हाथों में है। हाँ, अगली गली के अंदर मुड़ जाओ, सरकारी आटे की दुकान है, किस्मत होगी तो मिल जाएगा। वह उसे कोई जवाब दिए बिना गली के अंदर मुड़ गया। दुकान सामने ही है, लेकिन बहुत लंबी लाइन। वह भी उसमें शामिल हो गया। लोगों के चेहरे पर इतनी गर्मी में भी प्रतीक्षा करने पर गुस्सा या बेचैनी नहीं थी। सब्र और संतोष तो गरीब लोगों का गुण है। लगभग 2 घंटे के बाद वह दुकान की दहलीज के अंदर पांव रख पाया। दुकानदार ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, कार्ड। वह चौंक गया, भयभीत होकर इधर उधर देखा, फिर रुपए का नोट निकालकर आगे बढ़ाता है। ओए, पहले कार्ड दे। कार्ड? क्या कार्ड? मेरे पास नहीं है। दुकानदार पहले ही खींचा बैठा था। तीखी आवाज में कहा, चल हट, निकल बाहर, सरकारी दुकान है, सरकारी। आ जाते हैं मुंह उठाए, परे हट, औरों को आने दे, यहाँ आटा वाटा नहीं है। उसके पीछे लाइन में खड़े लोग बेचैन हो रहे हैं। वह निगाह घुमाकर सहायता के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन उसकी नजरें पड़ते ही लोग दूसरी ओर निगाह कर लेते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि वे सब कोई पाप कर रहे हैं। और तब उसे अपनी घरवाली और लड़के के खाली पेट का ध्यान आया। आशा टूट जाए तो भय भी गायब हो जाता है। वह वैसे भी गुस्से वाली तबीयत का आदमी है। अब वह सूरज की तेज गर्मी और 2 घंटों की प्रतीक्षा, सरकारी राशन की दुकान, इन सब से बदला लेने पर उतर आया। मजबे में लगातार बोलते रहने के कारण आवाज वैसे भी उसकी ऊंची थी। वह हाथ झटक कर कहता है, नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? तेरे बाप की दुकान है क्या साले? सरकारी दुकान है। सरकार किसकी है? तेरे पियो दी। 1 रुपए का आटा तोल, नहीं तो तुझे अभी अस्पताल पहुंचाता हूँ और मैं खुद जेल चला जाऊंगा। दुकानदार सिकुड़कर पीछे हो गया। लोग उसकी मदद को उतर आए, किसी सहानुभूति के कारण नहीं, इस डर के कि कहीं झगड़ा बढ़ गया, दुकानें बंद हो गई तो आज राशन नहीं मिलेगा। मिली जुली आवाज आई, अरे लो भाई, थोड़ा सा आटा दे दो, अनपढ़ गवार है, इसे कार्ड का क्या पता, लगता है कई दिनों का भूखा है, गरीब को खाने नहीं मिले तो तंग आकर दंगा करेगा। जी हाँ, खून खराबा करेगा जी। दुकानदार ने रुपया लेकर उसे थोड़ा आटा दे दिया। वह दोपहर बाद घर पहुंचा। बीवी ने रोटियां बनाई। तीनों ने चुपचाप खा ली। भूख का दानव पीछे की ओर से छलांग लगाकर फिर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। सुबह उठकर उसने मजमे का सामान लगाया और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़का चुपचाप जमीन पर लेटा बाप को काम करते देख रहा था। कभी कभी वह ठंडे चूल्हे की ओर भी देख लेता। माँ उसकी निगाहों का मतलब समझ गई। ट्रंक के कोने से 2 कागज की पुड़ियां निकालती है, एक में चीनी और एक में थोड़ी सी चाय की पत्ती। चूल्हा जलाकर बिना दूध की चाय बनाती है और बाप बेटे के सामने पीतल के गिलासों में डालकर रख देती है। बाप गिलास उठाकर घूंट भरना आरंभ कर देता है और बेटा गिलास की ओर हाथ तक नहीं बढ़ाता। अब क्या मंत्र पड़ रहा है? चाय पी, काम पर चलना है कि नहीं? नहीं जाता, मैंने रोटी खानी है। तू सिद्धि कर उठता है या करूं चित्रायल? नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। और लड़के के हाथ मारकर चाय नीचे गिरा देता है। उसने हाथ बढ़ाकर लड़के के गले में पंजा फंसा दिया और दूसरे हाथ से बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। घरवाले ने झपटकर उसे धक्का दिया और लड़के को अपनी पीठ पीछे कर लिया। खाने को रोटी नहीं ला सकता और ऊपर से कसाईयों की तरह लड़के को पीट रहा है। इतना ही शेर है तो डाल कहीं ढका, काट ले किसी की गर्दन और दे दे हम दोनों को जहर। मैं कहता हूँ परे हट जा, मैं इस हराम के बीच की सारी अकड़ निकाल दूंगा। देखूं कैसे नहीं जाता काम पर। नहीं हटती, नहीं हटती, कर ले जो करना है। और फिर मरे हुए चीते की गुफा जैसे गले में सुबह का दृश्य अभी अभी फिर दोहरा गया। जलता चूहा जलती हुई लकड़ी को खींचता उसका हाथ हवा में लहराया। बीवी ने दोनों हाथ बचाव के लिए ऊपर उठाए। हाथों के घेरे को तोड़कर बीवी के बाएं गाल पर जलती लकड़ी का एक वार, एक लंबी चीख। लड़के का चुपचाप काम के लिए साथ निकल पड़ना, नीम का पेड़, आसपास जमा हुई भीड़ और गुर्राता हुआ मरे चीते का सिर। अब तक 50-60 आदमी घेरा डालकर खड़े हो चुके हैं। उसने जमीन में एक लंबी सी कील गाड़कर टोकरी में से नेवला निकालकर रस्सी के साथ कील में बांध दिया। नेवला छोटे से दायरे में घूमता है। ठहरकर बिटर बिटर सब देखता है। आंखें बैठे लड़कों में से कोई शी की आवाज करता है और कोई नेवला फिर से छोटे छोटे दायरे में बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि दूसरी ओर छोटी टोकरी में सांप बंद है। उनके चेहरे पर खूंखार खुशी की झलक फैल जाती है। तो आज चलो सांप और नेवले की लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन तमाशा शुरू होने से ही पहले एक सिपाही भीड़ को चीरकर उसके सामने आ ठहरा। चलो उठ, यहाँ से अपना टीम टब्बा उठा, साले बाप की सड़क समझ रखी है, सारा ट्रैफिक रोक रखा है। भीड़ से तरह तरह की आवाजें आती हैं। अजी गरीब आदमी है, छोड़ दो, बेचारे के लिए रोटी के लिए पैसा कमा लेने दो। उसके लिए पुलिस वालों को मजमा लगाने से रोकना कोई नई बात नहीं है। वह भीड़ के शोर शराबे के बीच 1 रुपए में सिपाही से सौदा पटा लेता है। सिपाही सबसे आगे वीआईपी का स्थान ग्रहण करके खड़ा हो जाए। वह अपनी जेब से एक मैली सी ताश निकालकर पत्ता छिपाने और बताने का खेल शुरू करता है, लेकिन लोग इसके प्रति कोई उत्साह अथवा उत्सुकता नहीं दिखाते। एक मोटी आवाज उछलती है, उस्ताद छोड़ या चला के, तेरे से अच्छे ताश मैं दिखा सकता हूँ। अरे कोई नया जोश पैदा कर।
उसका लड़का ढोल पीटकर कभी सिर के बल जमीन खड़ा हो जाकर, कभी हाथों पर सारा वजन डालकर लंबी लंबी छलाके लगाते हुए भीड़ का उसके खेलों से ज्यादा मनोरंजन कर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है। वह जानता है भीड़ इन पुराने खेलों के प्रति अब आकर्षित नहीं रह गई है। एक थोड़ा सा खून बहता हुआ देखने चाहते हैं सब लोग। एक कीकी करती हुई बांसुरी नुमा आवाज गूंजती है, उस्ताद लड़ाई दिखा दे वरना देख आग बरस रही है, यह छोटे मोटे चोचले छोड़ दे। वह सांप वाली टोकरी पर से ढक्कन उठाता है। सांप फिर से हिलता नहीं। वह लंबी सी छड़ी का ठोका मारकर सांप को हिलाता है। सांप धीरे धीरे रेंगकर टोकरी के बाहर आ गया। वह आवाज लगाता है, माई बाप, अब मैं आप लोगों को सांप नेवले की लड़ाई दिखाता हूँ। माई बाप, भूख सब कुछ सिखा देती है। माई बाप, देखना दोनों कैसे एक दूसरे को निगलेंगे। माई बाप, बोलो एक सब मिलकर जय शंकर की। भीड़ ने एक आवाज दिया, जय शंकर की। सांप नेवले के पास जाने से घबरा रहा है और नेवला सांप को देखकर उछल उछल कर रस्सी तोड़ाने की कोशिश कर रहा है। आवाज उपड़ती है, साला डरता है, अजी जान किसको प्यारी नहीं होती। अरे भाई सांप को जरा आगे खिसकाओ ना। वह छड़ी से सांप को और आगे करता है। इस वक्त बड़ी फुर्ती से काम लेना है। नेवले का सांप पर मुंह पड़ते ही उसे इन दोनों को अलग कर देना है, वरना नेवला सांप को मार डालेगा और नया सांप खरीदने के पैसे उसके पास नहीं है। वह नेवले की पीठ पर छड़ी मारकर दोनों को अलग कर देता है। भीड़ विरोध में शोर मचा रही है। यह चालाकी, अब इनकी लड़ाई शुरू नहीं हुई, सांप को फिर से नेवले के पास छोड़ो, हमारा पैसा हराम का नहीं है। अरे उस्ताद पूरी लड़ाई होने दो, मैं 1 रुपया दूंगा। उसने हवा में ऊंचा उठाया हाथ और हाथ में पकड़ा नोट देख लिया। वह भीड़ के मूड को समझ रहा है। यह लोग पैसा इतनी आसानी से देने वाले नहीं। उसने सांप को नेवले के पास पटक दिया। इस बार नेवले ने पहले ही झटके में सांप का मुंह पकड़ लिया। खून की छोटी बूंद सांप के शरीर पर चमक आई। सांप छटपटा रहा है। नेवला लगातार एक दायरे में दौड़ रहा है। वह नेवले के पीछे भाग रहा है और सांप को छुड़ाने के लिए भीड़ जोश में आ गई। मजा आ गया। नेवला साला गजब का है, देखो कैसे सांप की गर्दन पकड़ रही है। उस्ताद छुड़ा दो नहीं तो सांप तुम्हारा गया। उसने हाथ ऊपर उठाया, नेवले की दुम पर छड़ी मारी, लेकिन इस क्षणांश में नेवला थोड़ा आगे सरक चुका है। छड़ी जोर के साथ नेवले की कमर पर पड़ी और चटाक की आवाज के साथ नेवले की कमर टूट गई। नेवला 3-4 बार छटपटाया और फिर हिलना बंद। मरने के बाद उसके दांत और जोर से सांप की गर्दन पर कस गए। अब सांप ने भी तड़पना बंद कर दिया। जो हाथ 1 रुपए के नोट को हिला रहे थे वह तो कब का भीड़ से गायब हो चुका था। वह माथे पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया। भीड़ ने थोड़े से सिक्के चादर पर फेंक दिए। उसकी निगाह सिपाही पर पड़ती है। सिपाही की आंखें चादर पर रेजगारी को गिनकर 1 रुपए के नोट में बदल रही है। वह अंदाजा लगा लेता है उसके हिस्से में सिपाही को पैसा देने के बाद रात का आटा ही शायद पड़े। लोग अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं कि वह गरज कर बोलता है, खबरदार कोई माँ का लाल अपनी जगह से ना हिले, माँ काली की कसम अभी असली खेल बाकी है। और वह अपने कमर में खोसा हुआ चाकू बाहर निकाल लेता है। सूरज की रोशनी में 4 इंच लंबा लोहा चमक उठता है। वह अपनी कमीज उतार देता है, दोनों हाथों से पेट को पीटना शुरू कर देता है। उसका पेट किसी घाली घड़े की तरह गड़गड़ की आवाज के साथ बज रहा है। माई बाप, पेट का सवाल है, पेट का। अब मैं अपने लड़के को, अपने जिगर के टुकड़े को पेट में चाकू घोंप दूंगा। माई बाप, उसे कोई अपनी जगह से मत हिलना। माई बाप, मेरे लड़के की जिंदगी का सवाल है, आप हिलो तो वह मर जाएगा। मैं मंत्र से काली माँ को सिद्ध करूंगा। आप देखेंगे लड़के के पेट में खून के फव्वारे निकलेंगे, लेकिन काली की कृपा वह मरेगा नहीं। कोई ना हिले, नहीं तो मेरे लड़के का खून उसके सिर पर होगा। अब भीड़ डर गई। जय माता की चीखता हुआ दायरे में दौड़ रहा है। लड़का कहाँ गया? अरे लड़का कहाँ गया? अब भीड़ ध्यान देती है कि उसका लड़का वहां से खिसक गया है, लेकिन वह जानता है लड़का इस वक्त रबड़ की छोटी सी नली में लाल पानी भर रहा होगा। फिर वह इस लाल पानी से भरे रबड़ के गुब्बारे को पेट पर बांध लेगा। वह चाकू का तिरछा वार करेगा। चाकू लाल पानी से भरे गुब्बारे में चुभ जाएगा और लोग लाल पानी को खून समझ लेंगे। लड़का हमेशा इस मौके पर गायब हो जाता है। भीड़ के तनाव और आतंक को टूटने की सीमा तक बढ़ा देता है। लड़का भीड़ में से रास्ता बनाकर दायरे के अंदर आ गया। वह लाल रंग की आइसक्रीम चूस रहा है। चादर से कुछ पैसे चुपके से उठाकर वह कुल्फी खरीद लाया था। लड़का बाप के हाथ में चमकता चाकू देखकर भाग खड़ा होता है। बाप उसकी ओर झपटता है। लड़का चीखता है। बाप खुश हो रहा है। आज लड़का पूरे दिल के साथ खेल में भाग ले रहा है। खूब पैसे आएंगे। उसकी आंखों में खून उतर आया। लड़का अब भी चीख रहा है, भाग रहा है। जय माँ काली, माई बाप, जान किसको प्यारी नहीं होती। माई बाप, पेट का सवाल है, पेट का, पापी पेट का, वरना कौन बाप अपने बेटे को चाकू से फाड़ेगा। अब वह दोनों हाथों से पेट को पीटता है। वह लड़के के पीछे भाग रहा है। चादर और पर पैसे गिरने लगते हैं। डरे हुए, आतंकित। अरे छोड़ दे यार, मत मार, जाने दे, देख बेचारा कैसे भाग रहा है। लेकिन पैसे गिरते देखकर उसका उत्साह बढ़ गया। खेल शुरू होने से पहले लोग डर से पैसे फेंक रहे हैं। खत्म होने पर तो कम से कम 10 रुपए मिलेंगे। अब उसने एक लंबी छलांग लगाकर लड़के की गर्दन को पकड़ लिया। उसने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह लड़के की छाती को घुटनों से दबाकर उसके ऊपर सवार हो गया। लड़का किसी जिबह
होते बकरे की तरह बैबे कर रहा था, छटपटा रहा था। उसकी हाथों से आइसक्रीम छिटक कर दूर जा गिरी। वह चीख मारता है, मत मार बापू, छोड़ दे, मत मार, जय काली माँ। उसका हाथ हवा में ऊपर उठा, चाकू सूरज की रोशनी में लपलपाता और तिरछा होकर लड़के के पेट की और बिल्कुल पसलियों के नीचे जिगर वाली जगह में घुस जाता है। पहले लाल रंग की कुछ बूंदें चाकू लगने से फट गई कमीज पर उभरती हैं, फिर यह बूंदें एक पतली धार में बदल गई। लड़का छटपटा रहा है, सफेद चादर पर सिक्के गिर रहे हैं। अब पतली धार एक छोटे से फुहारे की तरह उछलती है। वह चाकू बाहर खींचता है। जोर क्यों लग रहा है? रबड़ के गुब्बारे से तो चाकू बिना जोर लगाए बाहर निकल जाता है। लड़के के जिस्म में से जोर लगाकर चीखें उभरती हैं, बापू मर गया। वह लड़के की कमीज उठाकर देखता है, लेकिन वह रबड़ का गुब्बारा बंधा ही नहीं था। लड़का आइसक्रीम खाने में भीड़ से बाहर गया था। वह लाल पानी से भरा गुब्बारा पेट पर बांधना भूल गया। वह लड़के उछलकर लड़के को छाती से नीचे उतर आया। लड़के का जिस्म किसी गर्दन कटे जानवर की तरह जमीन पर उछल रहा है। वह चीख चीख कर कह रहा है, माई बाप, पेट का सवाल है, पेट का, मैंने लड़के का खून कर दिया। भीड़ ने लड़के के पेट के घाव से निकलते असली खून को देख लिया। लोग तेजी से वहां से भाग रहे हैं। पुलिस का सिपाही कब का वहां से गायब हो गया। लड़के का जिस्म तड़प तड़प कर उछल रहा है। वह चीते की मरी हुई खोपड़ी से टकरा गया। खोपड़ी ईंट पर से नीचे की जमीन पर गिर गई। लंबे लंबे चीते के नोकीले दांत खून से सन गए। सूरज खून देखकर धमक गया, झट से नीम के पीछे छिप गया। चीते का मरा हुआ मुंह भाई जमीन पर पड़ा। लड़के का जिस्म रह रहकर तड़प रहा है, फिर एक लंबी चीख के साथ हिलना बंद कर देता है। खून का छोटा सा सुस्त सा दरिया धरती पर धीरे धीरे फैल रहा है। वह मरे हुए चीते की खोपड़ी के मुंह में झांकता है। उसकी घरवाली अपने बचाव के लिए दोनों हाथ ऊपर किए खड़ी है। उसके हाथों में चूल्हे से बाहर खींची हुई जलती हुई लकड़ी, और इसी के साथ दूसरा दृश्य जुड़ जाता है। चमक मारता चाकू, हवा में उठा उसका हाथ, लड़के के जिगर में घुसता चाकू, एक लंबी चीख और आसपास की सुस्ती के साथ फैलता हुआ जा रहा खून का दरिया। तो यह कहानी थी अज्ञय जी द्वारा रचित तमाशा।